हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ, यस अभी डिस्कस किया हमने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में से जितनी फील्ड लाइंस निकलती हैं उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, ई इंटू ए हो गया। ठीक है, अब देखो अगर मैं ये ले रही हूँ, ठीक है, ये पर्टिकुलर एरिया ले रही हूँ, तो फील्ड लाइंस कहीं से भी निकले, यहाँ से फील्ड लाइन एंटर हो राइट लेफ्ट साइड से या राइट साइड से एंटर हो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, जितने पर्टिकुलरली एट लास्ट हमारे इसमें तो जा रही है ना, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में तो फील्ड लाइन जा रही है। इसका मतलब जो हमारा फ्लक्स है कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसकी यूनिट पे आए तो यस, कोई इसकी यूनिट बताए जल्दी से, फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट, माइक्रो कूलम। नहीं नहीं, यूनिट पूछ रही हूँ, न्यूटन बाय कूलम। ठीक है, और एरिया की यूनिट हो जाएगी हमारी मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन बाय कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, या फिर तो ऐसा यूनिट होती है। मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसकी एक और यूनिट होती है, अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो इसको बोलते हैं वेबर। ठीक है, फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाती है, वेबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अच्छा, एक और चीज देखी कि अगर हमारा कोई भी फ्लक्स है, ठीक है, और अगर ये कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है, एरिया वेक्टर हमारा आउटवर्ड ले होगा, ये मान लो ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया, एरिया वेक्टर के साथ ये जितना एंगल थीटा बनाएगा तो हम इसका कौन सा कंपोनेंट ले लेंगे, कॉस थीटा ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई कॉस थीटा। तो एक और जो हम कह सकते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हम ये भी कह सकते हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि फ्लक्स क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट है किसका, ई और ए का, ई और ए का डॉट प्रोडक्ट है हमारा फ्लक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है, यस इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, yes guys, what is electric flux, मैम ई ए कोस थीटा। ये cos पर्टिकुलर theta, एरिया में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकले। ओके, उसे क्या कह रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह रहे हैं। ठीक है, ओके, इसके बाद आता है हमारा क्या, गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम क्या कहती है, देखो अभी तक हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की, किसके बेसिस किससे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की, एफ बाई क्यू फॉर्मूले से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एफ बाई क्यू। अब एफ में हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे थे, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ यूज कर रहे थे। ठीक है, क्या यूज कर रहे थे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ यूज कर रहे थे। पर अगर हम देखें कि कहीं पे भी चार्ज अगर बहुत सारा है ना, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट है, या फिर किसी सरफेस पे हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, या किसी वॉल्यूम पे हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, तो कूलम्स लॉ लगाना ना, एक एक चार्ज की वजह से, एक एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को अप्लाई करना क्या हो जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसके बाद क्या आया, इसके बाद आई गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है, एनीवन नोज व्हाट इज गॉस थ्योरम, एनीवन इन अ क्लास नोज व्हाट इज गॉस थ्योरम। मैम जो सरफेस में पूरा होता है वो मैम इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है। स्मॉल सरफेस में अनक्लोज होगा चार्ज। यस, मैम इज इक्वल टू क्यू बाय ई नो, मैम वो क्यू बाय, परमिटिविटी यस क्यू बाय साइलेंट। एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय परमिटिविटी, यस। ठीक है, गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस थ्योरम कहती है कि जो भी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है,
ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी पर्टिकुलर एरिया का, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया का जो भी हमारा कैसा एरिया, ये कंडीशन है। कैसा सरफेस होना चाहिए, गॉसियन सरफेस होना चाहिए। अभी ये आगे आ रहे हैं इस पे, ठीक है। जो भी हमारा एरिया है, जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो एरिया लेना पड़ेगा। एरिया मतलब कोई सरफेस कैसा होना चाहिए, गॉसियन सरफेस होना चाहिए। तो किसी गॉसियन सरफेस में से जितना भी फ्लक्स पास आउट हो रहा है गॉस थ्योरम के हिसाब से वो कितना होता है, Q मल्टीप्लाइड ऑफ 1/ε0। ठीक है, ये कहती है आपकी गॉस थ्योरम कि फाई कितना होता है, फाई होता है Q/ε0। ठीक है, अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है कि ये चार्ज क्या होगा, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट तो हमें पता है परमिटिविटी है, ठीक है। अब ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, पर ये क्यू कौन सा है, ठीक है, और ये गॉसियन सरफेस क्या है। तो गॉस थ्योरम में जो इन्होंने बोला है कि जो भी चार्ज, जो भी फ्लक्स होगा किसी भी पर्टिकुलर एरिया में से, वो Q/ε0 होगा। अगर हमारा ये जो चार्ज है, ये चार्ज किसके अंदर होता है, किसी भी सरफेस के अंदर वाला जो चार्ज होता है। चार्ज कौन सा है, जैसे कि कंसिडर मैं ये सरफेस ले रही हूँ, ठीक है, ये सरफेस ले रही हूँ और इसके सेंटर पे मैंने ये क्यू चार्ज रखा, ठीक है, मैंने इसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखा। तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे जो भी हमारा फ्लक्स होगा वो कितना होगा, Q/ε0 होगा। तो गॉस थ्योरम किसके लिए है, जो भी किसी सरफेस के अंदर चार्ज होता है। कंसिडर अगर चार्ज हमारा यहाँ पे होता है, ये आपका Q1 हो जाए और ये आपका Q2 हो जाए, ठीक है, तब आपको ये Q2 नहीं लेना है, क्योंकि गॉस थ्योरम में क्या लेते हैं हम, चार्ज कौन सा लेते हैं, जो किसी भी इनसाइड द गॉसियन सरफेस हो। अब ये गॉसियन सरफेस का मतलब क्या होता है, ठीक है, गॉसियन सरफेस का मतलब क्या होता है। देखो, गॉस थ्योरम कहाँ पे लगाते हैं, जो भी हमारा सरफेस कैसा हो, सिमेट्रिक हो। कैसा सरफेस हो हमारा, सिमेट्रिक हो। जो बहुत ऐसे सरफेस जो हाई सिमेट्रिसिटी बताते हैं, उनमें हम गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। अब सेकंड कंडीशन क्या है गॉस सरफेस की, कौन सा गॉसियन सरफेस होता है, गॉसियन सरफेस ऐसा सरफेस होता है जो कि क्लोज सरफेस हो ना। फिजिक्स में हम कितने टाइप के सरफेस पढ़ते हैं, दो, ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस कौन से सरफेस होते हैं, जितने भी 3 डायमेंशनल सरफेस होते हैं वो आपका कैसा रहेगा, क्लोज सरफेस रहेगा। तो किसी भी गॉस सरफेस ना, गॉसियन सरफेस मतलब गॉसियन सरफेस का कोई क्लोज प्लस सिमेट्रिक सरफेस के अंदर जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, Q/ε0। कितना होगा, Q/ε0। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसको इजीली कैसे समझा जाए, क्वेश्चन से। जैसे कि अगर मैंने बोला कि एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब है, इसके अंदर एक कोई चार्ज रखा है क्यू, ठीक है, इसके अंदर एक चार्ज रखा है प्लस क्यू। तो अब आपको बोलना है इसमें फ्लक्स कितना होगा, तो इसमें फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q/ε0। ठीक है, क्यूब हमारा एक 3D सरफेस है और एक कैसा सरफेस है, सिमेट्रिक सरफेस है। तो हम इसमें क्या गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारा, Q/ε0 हो जाएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ABCD के अक्रॉस फ्लक्स कितना होगा, ठीक है, सिर्फ फ्लक्स आपको किस में बताना है, ABCD, ये जो इसका ये फेस है, सिर्फ इस पे आपको गॉस थ्योरम अप्लाई करना हो। ठीक है, अगर हम इसे कूलम्स से लगाएंगे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन गॉस थ्योरम फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या बना देती है, बहुत इजी कर देती है। तो हम क्या कहेंगे, इस पर्टिकुलर ये क्या है, कितने फेस होते हैं क्यूब में, 6 फेस होते हैं। तो अगर पूरे फेसेस की वजह से फ्लक्स, टोटल फ्लक्स अगर है हमारा Q/ε0, तो सिंगल फेस जो कि ABCD है उसकी वजह से हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, 1/6 ऑफ Q/ε0। ठीक है, यस, ठीक है। अब आए प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम के, कैसे कह रहे हैं कि फ्लक्स जो है किसके इक्वल है, Q/ε0 के इक्वल है। ठीक है, हम ये कैसे बात बोल रहे हैं कि फ्लक्स जो है Q/ε0 के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले एक ऐसा फिगर सेलेक्ट कर लें जो कि कैसा हो, गॉसियन सरफेस कहला सके। ठीक है, क्योंकि गॉस थ्योरम की 2 ही कंडीशन है कि सिमेट्रिक होना चाहिए, एक 3 डायमेंशनल सरफेस होना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक स्फीयर ले लेती हूँ। ठीक है, इस स्फीयर के अंदर मान लीजिए क्या है, एक सेंटर पे चार्ज है मेरा कितना,
प्लस क्यू नॉट, और इसका रेडियस कितना है, आर है। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे ये प्रूफ करना है कि फ्लक्स किसके इक्वल है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। तो अगर हम फ्लक्स की एक और हमने अभी जो फ्लक्स का फॉर्मूला देखा था कितना था, EA था। फ्लक्स कितना आया हमारा, EA आया, राइट। एरिया होगा हमारा। ठीक है, अगर हम इसे इंटीग्रेशन में लिखना चाहें तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, E क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds। ये हमने लास्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी यूज किया। फ्लक्स कितना हो जाएगा, EDS, सारी मैक्सवेल इक्वेशंस में। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर देखो, अब ये जो सरफेस है, ठीक है, अलग अलग जगह हम कोई भी ds एरिया ले सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो मैंने एक ये यहाँ पे ले लेती हूँ कि ये मेरा क्या है, ये कोई भी एक छोटा सा एरिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस Q चार्ज की वजह से आउटवर्ड रहेगी। ठीक है, तो ये मेरी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो, ये मेरा पॉइंट चार्ज है ना, क्यों क्या है, एक पॉइंट चार्ज है। तो मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में फाइंड आउट करूं ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस r, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस r ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, यस यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हाँ या 1 1 बाय by 4 pi epsilon naught 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। ये आ जाएगी हमारी Q by इलेक्ट्रिक R। फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये क्या आ जाएगी, हाँ जी, हमारी हाँ जी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। देखो, अब हमें मालूम है कि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होगा हमारा E इंटू एरिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू एरिया। तो अगर मैं फ्लक्स निकालूं इस पर्टिकुलर स्फेयर के लिए, ठीक है, इस स्फेयर के लिए अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी फ्लक्स फाइंड आउट करूं, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। ठीक है, जी और मैम, हाँ, जी मैम। और ये क्या है हमारा एरिया, एरिया ऑफ स्फेयर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। तो फ्लक्स कितना आ गया मेरा, फ्लक्स आ गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में हमें क्या रखना है कि ये जो चार्ज है ना, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट हमारी परमिटिविटी है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कांस्टेंट है। ठीक है, और अगर कोई मीडियम होगा, मान लो ये तो एयर की बात हो गई, अगर कोई मीडियम होगा तो यहाँ पे हम कोई भी के लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी गॉस थ्योरम। अब इसमें देखो, ये ऐसे तो इजी है, न्यूमेरिकल पर्पस में हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें क्या लेना है। सबसे पहले तो एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना कि आपका 3D सरफेस के लिए जो एरिया होता है वो कैसा होता है, आउटवर्ड लेते हैं हम, हमेशा कैसे लेते हैं, आउटवर्ड लेते हैं। तो कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं न्यूमेरिकल पर्पस से कि हमें किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो फॉर्मूले में ही देखो, फॉर्मूला क्या कह रहा है हमारा, फाई इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स आपका कौन सा फ्लक्स होगा, ठीक है, कैसे सरफेस के लिए हम फाइंड कर रहे हैं गॉस थ्योरम से, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस जो कैसा हो, गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब गॉसियन सरफेस में हमें क्या ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा हाईली सिमेट्रिकल होना चाहिए, और एक क्लोज सरफेस मतलब एक 3D सरफेस होना चाहिए। ठीक है, ये चार्ज कौन सा है हमारा, ठीक है, हम किस चार्ज के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, हमारा जो फ्लक्स है वो जो भी चार्ज होगा वो हमारा होगा इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ये चार्ज क्या होगा, इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ठीक है, अगर फाइंड कंसीडर कर लो ये मेरा कोई भी एरिया है और मैंने बोला कि फ्लक्स फाइंड आउट करिए ड्यू टू दिस चार्ज। ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया के लिए फ्लक्स फाइंड आउट करिए। तो चार्ज क्या है मेरा, मान लो यहाँ पे ये +3Q चार्ज रखा है, तो यहाँ पे फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा,
K3Q by 3Q बाय यस R इंटीग्रेट करेंगे। हाँ देखो इंटीग्रेट हम कर सकते हैं वो सब आप अब मतलब वो कूलम्स लॉ में आता था, लेकिन गॉस थ्योरम हमें सीधे सीधे बताती है। अगर इस सरफेस पे आपको ठीक है इस सरफेस पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, फ्लक्स फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो देखो गॉस थ्योरम क्या कहती है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमें कौन सा चार्ज लेना है, जो सरफेस के अंदर हो। तो ये जो सरफेस हमें इस सरफेस पे फाइंड आउट करना था ना फ्लक्स, ये यहाँ पे अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो Q क्या हो जाएगा, 0। तो 0 बाय एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स लिंक विद दिस सरफेस इज 0। हम हमेशा कौन सा चार्ज लेंगे, जो इस पर्टिकुलर गॉसियस सरफेस के अंदर हो। ये जो फॉर्मूला है फ्लक्स, देखो ये प्रूफ में देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो ली वो किसके लिए ली, ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट द सेंटर, मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर था हमारा चार्ज। तो गॉस थ्योरम हम कब लगा सकते हैं, लगा तो हम सकते हैं, लेकिन इस सरफेस के लिए हमारा फ्लक्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर कंसीडर कर लो कुछ और, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, और एक और चार्ज रखा है इस सरफेस में Q3। अब आपसे पूछा फ्लक्स कितना हो जाएगा, अब बताओ फ्लक्स क्या होगा। Q1 into Q3 by epsilon naught। Q1 इंटू Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक नहीं, Q1 इंटू Q3 नहीं, देखो अब हम क्या देखेंगे कि देखो फ्लक्स गॉस थ्योरम क्या कहती है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, जो चार्ज हमारा किसी भी सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड हो। ठीक है, तो Q इनसाइड अगर मल्टीपल चार्जेस होंगे तो गॉस थ्योरम क्या हो जाएगी, समीशन ऑफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज देखेंगे ना, तो टोटल चार्ज Q1 इंटू Q3 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, Q1 प्लस Q2। तो क्या Q3, तो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस चार्ज के लिए, इस Q नॉट के लिए हमारा कोई रोल नहीं है। ठीक है, क्योंकि गॉस थ्योरम इनसाइड द गॉसियन सरफेस पे हमें चार्ज कंसीडर करना रहता है। यस क्लियर, यस मैम। यस मैम। क्लियर, ओके जी मैम। ओके ठीक है। अच्छा अब कंसिडर क्यूब वाला तो मैंने क्वेश्चन बताया ना अभी। अच्छा और कुछ क्वेश्चन ले लो। कंसिडर क्या लें, हाँ आपसे बोला कि इस हेमिस्फीयर के लिए, ठीक है ये कोई हेमिस्फीयर है और इसके सेंटर पे ना, यहाँ पे हेमिस्फीयर के ऐसे सेंटर में चार्ज रखा है Q। ठीक है, आपसे बोला अब बताइए इस पे कितना फ्लक्स होगा, लिंक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस हेमिस्फीयर इज व्हाट। यस सेंटर में है जी, लाइन के। हाँ मतलब इसका डायग्राम प्रॉपर्ली नहीं बना है ये, ऐसा नोट ऐसा है ना, ऐसा Q by epsilon। ऐसा, अंदर से होलो है मैम ये। हाँ अंदर से होलो है और ऊपर Q से by epsilon। ठीक है मैम, समझ गया। Q by epsilon naught। ओके, ये ओपन है ना, ये ओपन है। अब एक सोचो, मिनट, वाह जी, 1 by ना जी, Q by 2 epsilon naught। यस वेरी गुड वेरी गुड, बस इतना ही समझना था। देखो हमने देखा होलोस्फेयर है, ठीक है, होलोस्फेयर के सेंटर पे चार्ज रखा है। ठीक है, होलोस्फेयर था, सेंटर पे चार्ज रखा था। तो अगर मैं इस पे गॉस लॉ, गॉसियन बोल रही हूँ, गॉस लॉ अगर मैं लगाना चाहूँ तो गॉस लॉ की दो कंडीशन, कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक। चलो ठीक है, सिमेट्रिसिटी तो हम कह सकते हैं, लेकिन ओपन सरफेस है, क्लोज सरफेस नहीं है। तो क्लोज सरफेस बनाने के लिए क्या किया, कंसिडर कर लिया कि ये पूरा स्फेयर होता, अगर हेमिस्फीयर नहीं होके होल पूरा स्फीयर होता तो कितना हो जाता, फ्लक्स हो जाता Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, पूरे स्फीयर के लिए Q बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो हेमिस्फीयर के लिए क्या हो जाएगा, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर क्लियर, जी मैम।
ओके अच्छा ओके नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ बाय गॉस थ्योरम। हमें गॉस थ्योरम की हेल्प से क्या लाना है? कूलम्स लॉ लाना है। कूलम्स लॉ को हमें ड्राइव करना है इन शॉर्ट विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले देखो प्रॉब्लम समझो। गॉस थ्योरम क्या बताती है? फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और कूलम्स लॉ क्या बताता है? कूलम्स लॉ क्या होता है? 1/4 pi epsilon हाँ, वो तो होता है पर यस वो तो ठीक है, वो तो समझ में आ गया, पर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? E इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, नो, कांस्टेंट। अरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये कूलम्स लॉ है। पर किसकी इक्वल होता है? कूलम्स लॉ क्या बताता है? फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला है ना ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब देखो, अगर हम इस फ्लक्स की जगह, ठीक है, इस फ्लक्स की जगह अगर मुझे ये ड्राइव करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? देखो फ्लक्स हमारा Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, ये Q तो वो चार्ज है जो हमारे, मान लेते हैं अगर ये सरफेस है तो इस सरफेस के अंदर मैं ये चार्ज ले रही हूँ Q। ठीक है, अब फोर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, मुझे फोर्स फाइंड आउट करना है अगर, तो हमारे पास कोई रिलेशन होना चाहिए ना, इस फ्लक्स को मैं फोर्स के फॉर्म में लिख सकूं। ठीक है, इस फोर्स को मुझे फ्लक्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तभी तो ना आएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो हम क्या करें, हम इसको रिड्यूस करना शुरू करें। तो फ्लक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं? फ्लक्स क्या होता है? क्या फ्लक्स, व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स किसी या किसी उष्माजिक एक पर्टिकुलर एरिया में कितना करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक हाँ, फील्ड पास हो कितनी रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम बात कर रहे हैं ना, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, मतलब E इंटू ए। तो E इंटू ए क्या हो जाएगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये E के फॉर्म में आ गया, तो E को अगर आप F के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? के क्यू बाय आर स्क्वायर। सॉरी क्या? के क्यू बाय आर स्क्वायर। नो नो, हाँ, KQ बाय R स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी पॉइंट चार्ज की वजह से। हमें इसे फोर्स के फॉर्म में लिखना है, ये समझो। के बाय क्यू नॉट। के क्यू बाय क्यू मैम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR स्क्वायर। यस, 1 बाय बाय Q बाय R स्क्वायर आएगा। क्यू नोट हो जाएगा जी। Q नॉट हो जाएगा। हाँ ठीक है, सब लोग अपने अपने लेवल पे सही सही बोल रहे हैं। ठीक है, पर मिक्सअप हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स के बीच में हमें रिलेशन मालूम है कि कंसिडर कर लो यहाँ पे एक और कोई टेस्ट चार्ज रखा है ना, अब ये R डिस्टेंस में है, तो मैं इस पॉइंट चार्ज की वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लो ये आपका सोर्स चार्ज है और आपने ये टेस्ट चार्ज रखा। ठीक है, तो इस टेस्ट चार्ज की वजह से कुछ ना कुछ फोर्स लगने लगेगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी हमारी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी F बाय Q नॉट। ठीक है, तो अब मुझे F चाहिए ना, है ना, अब मुझे F चाहिए, तो F कितना हो जाएगा? F हो जाएगा E इंटू Q नॉट। ठीक है, तो क्या फाइंड कर लें हम? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिर्फ फाइंड आउट कर लें तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, या तो आप इसकी जगह डायरेक्ट F बाय Q नॉट लिख लो, या E अलग से इस इक्वेशन की मदद से E की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दो। ठीक है ना, तो दोनों मेथड से ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करें, E की वैल्यू रखें या अलग से E की वैल्यू फाइंड आउट करें, बताएं। वैल्यू ही रख। वैल्यू रख देते हैं ना। ठीक है, वैल्यू रख लेना। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? F बाय Q नॉट। ठीक है, अब ये A क्या होगा? एरिया। देखो A हमेशा ऐसा भी लिखा रहता है और इंटीग्रेशन ds भी लिखा रहता है ना, तो एक ही बात है, उससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, E इंटू ds ऐसा भी लिखा रहता है कि अगर आप मल्टीपल स्मॉल
एरिया, स्मॉल एलिमेंटल एरियाज कंसिडर कर रहे हैं, तो कई बार इंटीग्रेशन डीएस भी लिखा रह सकता है, इसका कुछ मतलब नहीं है, इसका यही मतलब है एरिया। जब काम आता है जब वेरिएबल आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो, तब वो काम आता है। ठीक है, जब हम स्फीयर पढ़ेंगे तब ये प्रॉपर यूज कर लेंगे। तो एरिया, स्फीयर का एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। आ गया हमारा फोर्स। देखो ध्यान से देखो, अगर मैं ये 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर है, इसे मैं डिवाइड में लिख दूं, तो ये डिवाइड में लिख दें, ये क्यू है, डिवाइड में इधर जाके कैसे में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मेरा एफ क्या आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, टू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। ये आ गया मेरा फोर्स ना, यही हमारा कूलम्स लॉ है। कूलम्स लॉ क्या बताता था? दो चार्ज के बीच में कोई फोर्स लगता है, वो फोर्स होता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। क्लियर? इज इट क्लियर? हमारा डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ बाय गॉस थ्योरम। ठीक है, बोर्ड के व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज न्यूमेरिकल में भी देखो, अगर हम गॉस थ्योरम में देखें कि फ्लक्स हमारा क्या आ गया? Q बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब ये जो Q है ना, ये फ्लक्स है, ये E इंटू A होता है। ठीक है, और ये E जो है F बाय Q होता है। ठीक है, ये यहाँ पे इस से आपको कोई भी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो आपसे कुछ भी पूछ लेंगे, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछेंगे, कभी फोर्स पूछेंगे, कभी कितना चार्ज है ये पूछेंगे। फ्लक्स मान लो गिवन है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन रहेगी या फोर्स गिवन रहेगा, तो आपसे क्यों पूछेंगे कि क्यों कितना होगा, तो वो डिपेंड करता है न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल। यही 3 फॉर्मूलेज बस यूज होंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या दिया है आपको? ये XYZ एक्सिस है। ठीक है, ये एक सिलेंडर रखी है सेंटर से कितने डिस्टेंस पे? 0.5 डिस्टेंस पे, और इसकी जो लेंथ है, इस सिलेंडर की लेंथ भी कितनी है? 0.5 मीटर का है। ठीक है, इसको, इस सिलेंडर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, और उसकी वैल्यू क्या दी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की 20xi। अब इस आई कैप से क्या समझ में आ रहा है? इस आई कैप से हमें समझ में आ रहा है कि कौन सी में है, कौन सी एक्सिस में है? ऐसे एक्स एक्सिस में ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। तो हमसे पूछा क्या? हमसे पूछा कि बताइए इसका कितना फ्लक्स है। सबसे पहले तो फ्लक्स पूछा कि कितना फ्लक्स होगा और कितना चार्ज इनक्लोज्ड है। ठीक है, कितना चार्ज इनक्लोज्ड है इस सिलेंडर में। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? 2 मिनट में ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा, फिर से ज्वाइन कर लिएगा। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात तो देखो कि ये E कितना है अपना? E है 20x आई कैप। ठीक है, आई तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, ये x बता रहा है ना। देखो ध्यान से देखो, ई एक्स है ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब हम अलग अलग पॉइंट पे क्या देखते हैं? अलग अलग पॉइंट पे हम देखते हैं फ्लक्स कहाँ कहाँ हो सकता है, किसी भी एरिया में से हो सकता है। तो ये ले लेते हैं, यहाँ से होगा, इस फर्स्ट सरफेस की वजह से हो सकता है, इस सेकंड सरफेस की वजह से हो सकता है, ऐसे थर्ड सरफेस की वजह से हो सकता है, डाउन सरफेस। फ्लक्स तो कहीं भी हो सकता है, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम इसे राइट फेस मान लेते हैं, इसे लेफ्ट मान लेते हैं, इसे अपर मान लेते हैं, इसे लोअर मान लेते हैं। ठीक है, तो फ्लक्स क्या है अपना? फ्लक्स होता है E डॉट डी ए। ठीक है, या फिर E ए। ठीक है, E इंटू ए होता है। ठीक है, तो हम देखें अगर, तो सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता होना चाहिए। अगर मैं देखो फ्लक्स हमारा ई ए और स्केलर क्वांटिटी है ना, अभी हमने देखा कि cos थीटा का कंपोनेंट लेंगे तो ई ए क्या हो जाएगा हमारा? cos थीटा। तो देखो अब अलग अलग सरफेस पे देखना स्टार्ट करें। अगर हम 1 मिनट में ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा, फिर से ज्वाइन कर लेना। अगर देखो मैं ये राइट फेस के लिए बात करूं, राइट फेस के लिए अगर मैं फ्लक्स की बात करूं, ठीक है, तो ये देखो राइट फेस में तो हमें डिस्टेंस तो पूरा यहाँ से लेना पड़ेगा, एक्स एक्सिस से ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये 0.5 और ये 0.5 कितना हो जाएगा? 1। तो ये x की जगह अपन को क्या पुट करना पड़ेगा? 1 पुट करना पड़ेगा।
ठीक है। और देखो यहाँ पे अगर हम एंगल देखें तो हमारा सिलेंडर है, तो सिलेंडर का ये फेस है, ठीक है। तो मैं अगर इस सिलेंडर का एरिया वेक्टर लूंगी तो एरिया वेक्टर कैसा होता है, परपेंडिकुलर और आउटवर्ड, ठीक है। तो ये आउटवर्ड मेरा एरिया हो गया, एरिया वेक्टर हो गया।